Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good afternoon. From the start of my presentation, I've got Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My topic of the presentation is evolution of anemia, a stepwise approach. तो हर प्रेजेंटेशन में कुछ होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो मेरे ऑब्जेक्टिव जो होंगे नंबर 1, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉपर हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन द वर्क अप ऑफ पेशेंट प्रेजेंटिंग एनीमिया। ये फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी डिजीज़ के लिए, क्योंकि जब तक आप किसी की हिस्ट्री नहीं लेंगे तो आप डायग्नोस्टिक तक पहुंच नहीं सकते, ना आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हिस्ट्री आपको लेके जाती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ, तो फिर आप उसको अपनी कंफर्मेशन डायग्नोसिस पर आते हैं बाय इन्वेस्टिगेशन। सेकंड टॉपिक मेरा एनीमिया पे है, तो मैं ज़्यादा बात एनीमिया पे करूँगा। तो कॉजेस मालूम होनी चाहिए और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉज क्या है हमारी। थर्ड क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायग्नोस्टिक पर्पस। अब आपने कॉज ढूंढ लिया है तो आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, तो हमें वो मालूम होनी चाहिए। और नंबर 4 जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि जो आपने आप इन्वेस्टिगेट कर लिया तो प्रॉपर फाइनल डायग्नोसिस के लिए क्या आप इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे उसकी फाइनल डायग्नोसिस पहुंचने के लिए। तो अ सिंपल केस प्रेजेंटेशन है। अ 60-year-old male presented with a marked pallor, easy fatigue and breathlessness on exertion. On question he revealed that he was taking as painkillers for his joint pain for at least for last 3 years. He also mentioned that he was passing black color stool on and off. तो हिस्ट्री से हमें क्या मालूम हो रहा है कि पेशेंट तो एक तो पैलार है जो बोल्ड किया हुआ है। सेकंड जो है इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा है उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा है कि इसमें जो पेशेंट को जो है वो ले रहा है पेन किलर्स। अब पेन किलर कौन सी ले रहा है ये बताया नहीं है, मगर उसने आगे हिंट दी है कि उसको जॉइंट पेन किलर से ले रहा है और उसको ब्लैक कलर स्टूल पास हो रहा है। तो पेन किलर जो है वो एस्प्रिन हो सकती है, कॉक्स 2 हो सकती है जो आपका पेप्टिक अल्सर करवा रही है, तो उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ऑन एंड ऑफ प्रेजेंट कर रहा है स्टूल के अंदर। तो व्हाट इज़ पैलार, किसी को आइडिया है कुछ? पैलार पीलापन, पैलार क्या है सर? पैलार एक्चुअली यानी कि बॉडी का पीला पड़ जाना। अगर खून की कमी बॉडी के अंदर हो जाए तो पेशेंट के अंदर पीला पड़ जाता है, उसके हाथ पाँव यानी जिस्म के अंदर हमें पीलापन नज़र आता है, उसे हम बोलते हैं पैलार। देख के क्या लग रही है? पैलार लग रही है। किसी के लिए पैलार नहीं हो सकती, किसी के लिए पैलार हो सकता है। अब समझो इसको। चलें, पैलार पेल ऑफ कलर ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू लो हीमोग्लोबिन। कॉजेज़ क्या होंगे? नंबर 1 कॉजेज़, मोस्ट कॉमन कॉज है एनीमिया। सेकंड हार्ट डिजीज़ है, शॉक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है और मैनी अदर कॉजेज़ हैं जो मैं डिस्कस हैं, कॉमन बता रहा हूँ एनीमिया के ऊपर कॉमन है। इसके बाद है व्हाट इज़ एनीमिया। कोई बताएगा आप लोगों में से कोई एनीमिया क्या है? एनीवन? लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लो, लो हीमोग्लोबिन, ये सही है गलत है? सही है। आप बताओगे कुछ? आप बताओ। Sir, anemia is basically low levels of hemoglobin, but in accordance with the sex and gender. ये डेफिनेशन सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स और एथनिसिटी भी कहीं कुछ कहते हैं तो वो भी आपका आ जाता है। तो ये एनीमिया की डेफिनेशन है। एज और सेक्स पे इसलिए बात की गई, न्यू बॉर्न हुआ, 6 मंथ हुआ, 1 ईयर हुआ, एडल्ट हुआ, अप टू 15 हुआ, इनमें डिफरेंट रेंजेस हैं। न्यू बॉर्न में लेस देन 1 न्यू बॉर्न टू अप टू 1 वीक में 14 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये हीमोग्लोबिन की रेंज है। एनीमिया अगर 14 से कम होगा तो हम कह देंगे। अप टू 6 मंथ है 11 to 14 है, अप टू 1 to 15 ईयर्स में 11 to 15 वही है नॉर्मल, और अप टू एडल्ट में जो मेल हैं उसमें 14 to 18 है, और कहीं सम बुक्स में 14 to 16 भी लिखा हुआ है, और फीमेल्स में 12 to 16 है। इसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ एनीमिया बाय क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। हम लोगों ने पढ़ लिया भाई पैलार क्या है, एनीमिया क्या है, उसकी रेंजेस क्या हैं एचबी की। अब हम पढ़ेंगे कि एवोल्यूट कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन। तो एक और हिस्ट्री है, केस है। A 52-year-old male presented in hematological OPD with presenting complaint of headache, fatigue, pallor, dizziness for 2 months.
ऑन एग्जामिनेशन पेलार टेकिकार्डिया पॉजिटिव है और CBC शो लो हीमोग्लोबिन। इसमें जो बोल्ड है सिर्फ HB को किया हुआ है, लो हीमोग्लोबिन को, बाकी कोई और इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात नहीं की, सिर्फ HB के बताया है। तो इस केस को हमें अब लेके चलना है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो अप्रोच में नंबर 1 आपको मालूम है डाइटरी हिस्ट्री आपको पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। क्या हिस्ट्री आप उसे पूछोगे का एनीमिया के लिए, इसमें एनीमिया क्लासिफिकेशन बाद में बताऊँगा कौन सी। उसके बाद है सिम्टम्स क्या प्रेजेंट करता है। इसमें तो हमने जो हमारी केस था उसके अंदर हमारा सिम्टम्स जो था सिर्फ यही था, हेडेक के साथ प्रेजेंट कर रहा है, फटीक है, डिस्निया के साथ है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमने देखा है टेकिकार्डिया है, पेलार है, ये हमारे आ गए। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन क्या मालूम होनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद है लेबॉर्ट्री एवोल्यूशन, लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन, लेबॉर्ट्री टेस्ट आप क्या करवाएंगे। तो हिस्ट्री में सबसे पहले होती है डाइटरी हिस्ट्री होती है। डाइट क्या है उसकी, कि डाइट वेजिटेरियन तो नहीं है, हिंदू तो नहीं है जो सिर्फ नॉन वेज हो, तो उसमें एनीमिया भी हो सकता है। अगर दो नॉन वेज नहीं है मगर डाइट ही सही नहीं ले रहा तो वो भी है। इसमें डाइट आ गई नंबर 1। नंबर 2 फैमिली हिस्ट्री कुछ डिजीज़ होती हैं फैमिली में रन होती हैं, जैसे हेरिडिटी, स्पिरोसाइटोसिस, सिकल सेल हुआ, बीटा थैलेसीमिया हुआ, ये भी फैमिली में रन्स होती हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट प्रेजेंट करता है एनीमिया के साथ। तीसरा है ड्रग एंड टॉक्सिन, जैसे मैंने पहला केस बताया था, जो पेशेंट था 60 ईयर्स का, उसने एस्प्रिन पेन किलर्स ली हुई थी, वो भी ड्रग है, उसको भी एनीमिया हो रहा है। और मिथोट्रक्सेट है, ये विटामिन B12 की ये उसको स्टॉप करवाती है, तो B12 डेफिशिएंसी करवाती है ये ड्रग। रिसेंट सर्जरी, कोई सर्जरी हुई हो उसमें भी आपको एनीमिया मिल सकता है। अल्कोहल अब्यूज़ है, अल्कोहल पी रहा है तो उसमें लिवर डिजीज़ है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है उसके अंदर। मेल ऑब्जॉर्प्शन सिंड्रोम डिजीज़ है, पेप्टिक अल्सर, डायबिटिक पॉलिप्स है, कोलोनिक पॉलिप्स हैं, ये भी आपके एनीमिया करवाते हैं। ऑक्यूपेशंस हैं, कुछ सर्टेन ऑक्यूपेशंस होते हैं जैसे बैटरी वर्कर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, जो लेड पॉइजनिंग हो जाती है उनमें ऑक्यूपेशन है। बैटरी वर्कर्स होते हैं उनमें भी लेड इस्तेमाल हो जाता है, वो यूज़ हो जाते हैं, तो उनमें भी एनीमिया डेवलप हो जाता है। हैबिचुअल हिस्ट्री ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर आपका कोई पान ले रहा है, सुपारी खा रहा है, उसको भी एनीमिया होता है। टोबैको गुटखा जो लोग खाते हैं आजकल उनको भी होता है। और पिका है आपका, मट्टी खाते हैं, मड होती है, मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं उसको, तो वो भी अगर वो ले रहे हैं तो उससे भी आपका एनीमिया हो सकता है। ये सब हिस्ट्री है। अब आपको ये मालूम हो जाए कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सी हिस्ट्री है, वो आप खुद आपको अंदाज़ा हो जाता है। जब अब कोई बच्चा है जैसे, उससे आप सर्जरी तो पूछोगे नहीं, 2 दिन का वो है, 1 साल का बच्चा, कोई सर्जरी तो हुई नहीं है मेन, तो उसके हिसाब से उसकी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। अब सिम्टम्स की बात की जाए, सिम्टम्स सारे लिखे हुए हैं, वीकनेस होती है, फटीग होता है, डिजीनेस होता है, हेडेक है, चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पैल्पिटेशन है, डिस्फेजिया है, जॉन्डिस होगा, हेमेटोमेसिस, डायरिया, मेलेनिया, हेमेटचूरिया, मेनोरेजिया और हेमेटोमा, ये सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले फिज़िकल पेशेंट आपके सामने आएगा तो पेल लुकिंग होगा, तो आपकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन पहले ही आपने देख लिया पेल लुक है। तो एग्जामिनेशन ऑफ आई में हम क्या देखेंगे, उसका मेन जो देखेंगे पेलार देखेंगे। पेलार कहाँ देखेंगे, कंजक्टिवा पर। बाकी जो दूसरा एक्सुडेट है, फ्लेम हेमरेजेज है, वो आपको नज़र नहीं आएंगे। वो कौन देखेगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देखेगा, वो आपको बताएगा कि ये हैं। हैंड्स के अंदर पाल्मर क्रीज, सेकेंड स्पून शेप नेल्स। अगर स्पून शेप नेल हैं किसी के तो वो डायग्नोसिस करते हैं स्पेसिफिक एनीमिया को, और पाल्मर क्रीज जो है वो सब एनीमिया में मिलेंगे आपको। एंगुलर चिलोसिस IDA में होते हैं, ग्लोसाइटस है जो B12 और फॉलेट डेफिशिएंसी में होता है। उसके बाद है टेकिकार्डिया, लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड विद अदर डिजीज़ से एनीमिया करवा रहा है। जॉन्डिस है, लिवर डिजीज़ है या हीमोलाइसिस हो रही है, उसके अंदर आपको देखना पड़ता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, फटीग, हेडेक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डिमेंशिया, पैरेस्थेजिया और सिंकोप, ये आपको मिलेंगे। जो डिमेंशिया है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है एंड सिंकोप, पैरेस्थेजिया, ये आपको मिलेंगे B12 डेफिशिएंसी में ज़्यादा। B12 जो है वो आपका हेल्प करती है माइलिनेशन के लिए। B12 विटामिन B, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है जिनको,
अगर वो काम नहीं, वो नहीं है, B12 और फॉलेट डेफिशिएंसी है, तो आपकी माइलिनेशन नहीं बनेगी, उसकी वजह से आपको ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डेवलप हो जाएंगे। स्प्लीनोमेगाली है, ये भी कॉज है एनीमिया करवाता है, जिसमें मैलिग्नेंसी आ गए, इन्फ्लेमेशन आ गए, इन्फेक्शंस आ गए, थैलेसीमिया, स्टोरेज डिसऑर्डर्स आ गए। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम जो बात की थी कि पार्माक्रीसिस, अब आप दोनों हैंड देख लें, एक येलो है और एक रेड है, तो आप दोनों बता सकते, वो देख तो बता सकता है कि भाई ये एक एनीमिक है, एक एनीमिक नहीं है। ग्लोसाइटस विटामिन B12 में, एंगुलर चिलोसिस आयरन डेफिशिएंसी में, कंजक्टिवा पेल कलर है, ये एनीमिया में मिलेगा। और लास्ट वन इज स्पून शेप नेल्स। एवोल्यूशन ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट इन एनीमिया, कंप्लीट ब्लड काउंट एंड पेरिफेरल स्मीयर। खाली कंप्लीट ब्लड काउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरिफेरल स्मीयर ही बहुत इंपॉर्टेंट है टू एवोल्यूट द एनीमिया। और सेकंड जो है रेटिकुलोसाइट काउंट, इसके अंदर रेड सेल इंडाइसिस है, WBC है एंड प्लेटिलेट्स हैं। रेड सेल इंडाइसिस में ज़्यादा हम देख रहे हैं HB के ऊपर, RBC, MCV, MCH एंड MCHC। मॉर्फोलॉजी हमें क्या क्या मिल सकती है, ये डायग्राम है, पेल लुकिंग है, एनीमिक है पूरा पेशेंट, तो आपका RBC जो हाइपोक्रोमिक है, तो ये पेशेंट IDA का है। ये किसी को आइडिया है? नहीं, ओवल शेप हैं, रेड सेल्स एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फ्रेगमेंटेड RBCs नज़र आ रहे हैं आपको, नज़र आ रहे हैं या आपको एरो पे हाथ लगा के दिखाऊं, वहाँ पर कौन से हैं? शिस्टियोसाइट्स होते हैं, इसको फ्रेगमेंटेड RBCs भी की जा कहते हैं। टारगेट सेल्स स्फीरोसाइट्स है, हैंड्स बॉडीज, और बाइट सेल्स भी हैं इसमें। सिकल सेल, एंड स्फीरोसाइट्स, ये मॉर्फोलॉजी हमें मिल सकती है एनीमिया के अंदर। अब ये लाजमी नहीं है कि सारी मॉर्फोलॉजी हमें एक में मिले, हर किसी की अलग है। सिकल सेल आएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। उसके आगे जो हैं थैलेसीमिया की अपनी मॉर्फोलॉजी है। अब अप्रोच कैसे होगी हमारी एनीमिया की, हमने मॉर्फोलॉजी देख ली सब कुछ। अब ये पहली है कि इस एनीमिया इज एसोसिएटेड विद अदर हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़, मतलब कि कोई और एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे येस और नो। हमने CBC करवाई, अब उसमें हम देख रहे हैं पेरिफेरल स्मीयर। पेरिफेरल स्मीयर में हमें खाली एनीमिया मिल रहा है या अदर हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़। अगर हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो येस है, नहीं है तो नो है। येस में बात की जाए तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बोन मैरो बायोप्सी करवानी है। बोन मैरो बायोप्सी इंपॉर्टेंट क्यों है, वो एवोल्यूट करेगा ल्यूकीमिया तो नहीं है पेशेंट को, एप्लास्टिक एनीमिया तो नहीं है, MDS माइलोफाइब्रोसिस तो नहीं है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो नहीं है। ये हमें बोन मैरो बायोप्सी करवानी पड़ेगी। और अगर एनीमिया कोई हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है तो हमें क्या करना है, कोई भी नहीं थी तो हमें रेटिकुलोसाइट काउंट करवाना है। अब रेटिकुलोसाइट डिसाइड करेगा कि ये एनीमिया हीमोलाइसिस में गया या नॉन हीमोलाइटिक है। तो रेटिक अगर हाई है और लो है, हाई है तो लो की बात करें, लो है तो RBC इंडाइसिस हमें देखने पड़ेंगे कौन से हैं। इसके अंदर MCV आ गया, लेस देन 75 फेंकोलीटर जो IDA की तरफ जाएगा या और कोई डिजीज़ होंगी। MCV अगर 75 to 100 है तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक की तरफ जाएंगे, और MCV अगर 100 से ऊपर है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की तरफ जाएगा। ये अगर रेटिकुलोसाइट काउंट हाई था तो पेशेंट एविडेंस ऑफ हीमोलाइसिस उसको है या नहीं है, ये देखना है हमें। यस
तो एवेल्यूएट द कॉज ऑफ हीमोलाइसिस, नो। तो एवेल्यूएट द कॉज ऑफ हेमरेज, हीमोलाइसिस है या हेमरेज है, तो उसको हमें देखना है। यहाँ तक कोई बात किसी को अभी तक? माइक्रोसिटिक, जो हमने कहा था कि माइक्रोसिटिक है तो हमें क्या करना है, रेटिकुलोसाइट करवाना है। रेटिकुलोसाइट काउंट इसमें भी हाई और लो आ सकता है। हाई है तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन है और उसमें बीटा थैलेसीमिया मेजर आता है मेन, और लो है, लो या नॉर्मल दोनों हो सकते हैं उसमें रेटिकुलोसाइट काउंट। उसके अंदर हमारा आयरन प्रोफाइल बहुत हेल्प करेगा कि हमें आयरन प्रोफाइल करवाना है। उसके अंदर हमारा डिजीज़ होती हैं और ये डिजीज़ हैं जैसे IDA, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसके अंदर सीरम आयरन डिक्रीज़ है, TIBC ट्रांसफ्यूजन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज़ होता है, फेरेटिन डिक्रीज़ है, और पल्स आयरन जो बोन मैरो पे करते हैं वो हमारा एब्सेंट होगा क्योंकि आयरन डेफिशिएंट है इसके अंदर। सेकंड है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, उसके अंदर आपका फेरेटिन नॉर्मल होता है और पल्स स्ट्रेंथ प्रेजेंट होता है, बाकी सब चीज़ें डिक्रीज़ होती हैं। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया हुआ, लेड पॉइजनिंग हुआ, दोनों में चीज़ें सब नॉर्मल होंगी तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सिर्फ थैलेसीमिया को लेड पॉइजनिंग इसलिए कर सकते हैं कि हम जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन लेवल देखते हैं तो वहाँ पे हमें एसेस होता है कि भाई ये थैलेसीमिया की तरफ है या हमारा ये लेड पॉइजनिंग की तरफ है, और फिर हिस्ट्री हम ले लेते हैं। सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया, सिड्रोप्लास्टिक में आप देखें कि सीरम आयरन जो रेज्ड होगा और पल्स आयरन में हमें आयरन इंक्रीज मिलेगा, प्रेजेंट तो होगा मगर वो इंक्रीज होगा। उसके बाद है फेमस करेक्टर पपाया द सेलर, इस कार्टून को कभी भी जो है ना वो आयरन डेफिशिएंसी होती ही नहीं है क्योंकि हमेशा ये स्पिनच खाता है। तो सोर्स क्या है, वेजिटेबल्स ज़्यादा सोर्स है। मैक्रोसिटिक एनीमिया मोर देन 100 MCV, does the peripheral smear shows macro-ovelocytes and hypersegmented neutrophils। मैक्रो-ओवेलोसाइट्स मैंने आपको ओवेलोसाइट्स दिखा चुका हूँ पहले, तो आपके आसान रहे। अगर है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशंस है, सीरम विटामिन B12 है, RBC फॉलेट है, सीरम फॉलेट है, स्टूल DR है, शिलिंग टेस्ट है, इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, बोन मैरो बायोप्सी, अपर एंड लोअर बायोप्सी हम कर सकते हैं इसके अंदर। अगर नहीं है मैक्रो ओवेलोसाइट्स एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मगर MCV फिर भी 100 के ऊपर है तो क्या होगा, क्या चीज़ कहेंगे उस वक्त? जितने भी है सबको यही होता है कि भाई MCV ज़्यादा है, मैक्रो ओवेलोसाइट्स आ रहे हैं, हाइपर सेगमेंटेड है, तो बस सब बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर नहीं है तो फिर केस है कभी भी आ सकता है, पेशेंट आ सकता है, लेबॉर्ट्री में आ सकता है, तो उस वक्त नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, रेटिकुलोसाइट काउंट करवाएंगे उसका हम। फिर इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है या लो है या नॉर्मल है। तो इंक्रीज़ है तो हीमोलाइसिस है, और डिक्रीज़ या नॉर्मल है तो अल्कोहल, लिवर डिजीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये कॉजेज़ आ जाते हैं। और अगर ये भी कॉज नहीं है, अल्कोहल हुआ, लिवर डिजीज़ हुआ, हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ, ये भी कॉज नहीं है, तो फिर बोन मैरो बायोप्सी करवाएंगे फॉर रूल आउट MDS एंड रेड सेल एप्लेजिया। ये कुछ सोर्सेज हैं विटामिन B12 की एंड फॉलेट की। Last one is normocytic normochromic anemia in which MCH is 75 to 100 microliter फेंकोलीटर। इसमें भी रेटिकुलोसाइट की इंपॉर्टेंस है। रेटिकुलोसाइट्स अगर इंक्रीज है और डिक्रीज है, इफ रेटिकुलोसाइट काउंट इज इंक्रीज देन गो फॉर हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगैली, पेरिफेरल फ्लेम, एनी एबनॉर्मलिटी। पेरिफेरल फ्लेम फॉर एनी एबनॉर्मलिटीज, उसमें हमें देखना है यस और नो। नो हीमोलाइटिक एनीमिया, देन यस एस हीमोलाइसिस। दोनों में इन्वेस्टिगेशन कॉमन है। LFTs करवाएंगे, सीरम हेप्टोग्लोबिन करवाएंगे, DAT डायरेक्ट एंटीग्लोबिन टेस्ट, LDH एंड रेड सेल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टू रूल आउट हीमोलाइसिस एंड हीमोलाइटिक एनीमिया। डिक्रीज है तो सीरम केमिस्ट्रीज फॉर रीनल
hepatic and endocrine disorders, and erythropoietin level. और सीरम फेरेटिन, अब जब डिक्रीज था 2 टेस्ट है, सीरम फेरेटिन करवाएं या सीरम केमिस्ट्रीज करवाएं हम उसकी रीनल की, हेपेटिक, एंडोक्राइन या ईपीओ लेवल्स, और अगर सीरम आयरन करवा रहे हैं तो उसमें भी इंक्रीज और लो की बात होती है। लो में अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने बता दिया कि अर्ली आईडीए में भी हमारा इनिशियली जो अर्ली आईडी है उसके अंदर हमें स्टार्टिंग में नॉमोसिटिक नॉमोक्रोमिक मिलता है, देन ही पेशेंट कन्वर्ट इनटू आईडीए। और अगर इंक्रीज है, अब ये इथ्रोपोइटिन का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर सीरम केमिस्ट्री, इथ्रोपोइटिन लेवल ये सब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनके अंदर अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो एनीमिया ऑफ रीनल डिजीज़ हो गया, एनीमिया ऑफ हेपेटिक डिजीज़ हो गया, एनीमिया ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो गए। और अगर नेगेटिव हैं और इंक्रीज हैं तो देन गो फॉर बोन मैरो बायोप्सी, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड एनी इन्फिल्ट्रेशन। सो एनी क्वेश्चन? लास्ट में क्वेश्चन सेशन, एनी क्वेश्चन लास्ट में? तो टेक होम मैसेज ऑफ माई प्रेजेंटेशन: हैप्पी हेल्दी पेरेंट्स makes happy healthy children and happy healthy nation. It is our duty to work for this goal. So I acknowledge my presentation to our worthy Vice Chancellor Professor Dr. Ikram Uddin, who gave me this opportunity for giving the presentation. Thank you very much.